बॉडी दी गई है और गले में बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे बेटा। यहाँ पर हमारे पहले एग्जाम्पल में 3 मास दिए हुए हैं। फर्स्ट मास इज 1 kg, 2 kg, 3 kg और ऑल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स। अब मैंने ये न्यूमेरिकल बना दिया वेरिएबल के बजाय। वी आर पुलिंग दिस बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मेरे से कहा गया है व्हाट इज द टेंशन इन कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स। तो मेरे बेटा ये टेंशन T1, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ये टेंशन T2 पहले से पढ़ाया हुआ है। डोरी बदल जाएगी तो टेंशन बदल जाएगी। तो यहां पर टेंशन अलग है, यहां अलग है। अच्छा, सारा का सारा सिस्टम राइट में खिसकेगा क्योंकि इन सबको खिसकाने वाला फोर्स एक ही है। अब एक एक करके मैं बॉडीज को अलग कर रहा हूं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ इसका। ये एक 3 kg का मास है जिसे आगे 10 न्यूटन पुल कर रहा है। 3 kg का मास है बेटा, आगे 10 न्यूटन पुल कर रहा है और पीछे की तरफ T1 खींच रहा है। फिर भी ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। 10 न्यूटन आगे खींच रहा है, T1 पीछे खींच रहा है, फिर भी आगे जा रहा है। तो बताओ बेटा 10 न्यूटन ग्रेटर है या T1 ग्रेटर है? तो क्या इक्वेशन बनेगी? 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 3a। इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा दूसरी बॉडी, इसको मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, यहीं पर आप समझ लो। इसे आगे खींच रहा है T1, रोक रहा है T2। आगे कौन खींच रहा है बेटा? रोक कौन रहा है? तो नेट फोर्स कितना हो गया? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। अब मेरे बेटा आ गए हम तीसरे पॉइंट पर। इस वाले को मेरे बेटा इसे आगे खींच रहा है T2, पीछे रोकने वाला कोई नहीं। चाहे 10 मास होते हैं, एक ही मेथड है। एक मास और होता है, एक डोरी और होती, T3 भी आ जाता। तो मेरे बेटा इसको आगे खींच रहा है T2, रोकने वाला कोई नहीं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू MA यानी कि 1a। तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करके माइनस T1 प्लस T1 कट गया, माइनस T2 प्लस T2 कट गया और हमारे पास आ गया 10 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू आ जाती है 10/6 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व आप करते रहना। अब जब a की वैल्यू आ गई, एक तो T1 और T2 निकालना है, तो मेरे बेटा a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो तो T1 आ जाएगा, a की वैल्यू को सेकंड में रख दो तो T2 आ जाएगा, या थर्ड में रख दो तो T2 आ जाएगा। तो मेरे बेटा ये हमारा हुआ पूरा मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है। वो शॉर्टकट समझो तो भी ठीक, नहीं तो नो तब भी ठीक, क्योंकि कंपटीशन में काम आएगा, 11th में तो पूरा ही करना है। अब मेरे बेटा यदि मैं दोबारा से कहूं कि ये हमारे पास 1 kg, 2 kg और 3 kg के मासेस हैं, मैं इसे 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो बताओ यहां पर टेंशन क्या होगी और यहां टेंशन क्या होगी? रिमेंबर रियल मेथड यही है, ये शॉर्टकट है। तो मुझे बताइए ये जो 10 न्यूटन है ये किसको खींच के लेके जा रहा है? 3 को अकेले या 2 को, 1 को? सबको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है ना। यदि ये 10 हटा दूं क्या कोई सा भी चलेगा? तो कौन सा फोर्स ऐसा है जो सबको चला रहा है? तो मेरे बेटा एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। कौन से फोर्स ने चलाया? 10 ने। किसको चलाया? सबको। सबका मतलब 6 kg को। तो एक्सेलरेशन 10/6, 5/3। ना ये इक्वेशन बनी, ना ये बनी, ना ये बनी। 10 न्यूटन ने सबको खींचा, 6 kg को खींचा। अब मेरे बेटा यदि 10 न्यूटन ने 6 kg को खींचा तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। तो कौन से फोर्स ने कितने मास को खींचा? 10 न्यूटन ने 6 kg को खींचा। और यदि 10 न्यूटन ने 6 kg को खींचा तो एक्सेलरेशन 10/6, 5/3। क्या T1 T2 भी डायरेक्ट निकल सकते हैं? बिल्कुल। ये T1 ध्यान से, क्या असलियत में सिर्फ 2 को खींच रही है या 2 और 1 दोनों को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फोर्स है T1 जो खींच रहा है 2 और 1 3 kg को। तो फोर्स इज इक्वल टू MA यानी मास है 2 और 1 3। तो T1 है फोर्स, मास है 3, एक्सेलरेशन है A की वैल्यू 10/6 यानी 5/3 रख देना, T1 आ जाएगा।
ना कोई इक्वेशन बनी ना कुछ। T2 किसे खींच रहा है? T2 तीनों को या सिर्फ 1 kg को? तो मेरे बेटा T2 खींच रहा है 1 kg को, तो 1a लिख देना, a की वैल्यू 5/3 रख देना, T2 आ जाएगा। लेकिन स्कूल में 11th में आएगा तो ये पूरा प्रोसेस होगा जिसमें सारे फोर्सेस दिखाए जाएंगे और तब आप इन्हें सॉल्व करोगे। तो मेरे बेटा अब चाहे मैं 3 मार्क्स लगाऊं या 300 मार्क्स लगा दूं, मैथड तो यही रहना है। करवाऊं इस तरह के? और कर लोगे? कर लोगे? इधर बेटा, यहां आप लोग बोलो बेटा, समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। एक ही आवाज आई है, 2-4 तो बोल यस दो। सर। यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है, लेकिन स्कूल में शॉर्टकट मत लगाना। स्कूल में ये पूरा मेथड करके आओगे और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां टिक मारना है तो वहां शॉर्टकट लगा दोगे। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन होता है कांटेक्ट फोर्स का। तो मैं आपको कांटेक्ट फोर्स के न्यूमेरिकल बता रहा हूं। कांटेक्ट फोर्स में डोरियां नहीं होती। यहां पर रखा हुआ है एक बेटा 10 kg मास, उसके आगे रखा हुआ है 5 kg मास। हमने इसको 30 न्यूटन से पुश किया, फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है। मुझसे कह रहे हैं फाइंड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का सिंबल FC। अब ये कांटेक्ट फोर्स क्या भला है मेरे बेटा? जब आप 10 kg मास को धक्का दोगे तो ये जाकर के 5 kg को चोट मारेगा, जिससे 5 kg खिसकेगा। तो 10 kg मैंने पुश किया 10 को, 10 ने आगे जाके टक्कर मारी 5 में, और 5 को पुश किया जिस फोर्स से, वो कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तभी फोर्स लगाए। मैंने किसे फोर्स लगाया था? क्या 5 को लगाया था? मैंने तो 10 को लगाया था, लेकिन 10 ने जाकर के किस पे फोर्स लगा दिया? 5 पर। अब यदि 10 ने 5 पर फोर्स लगा दिया तो 5 वाला जिस फोर्स से खिसकेगा वो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स। लेकिन हम जानते बेटा एक्शन रिएक्शन के बारे में। यदि 10 वाला 5 पर फोर्स लगाएगा जितना भी, उतना ही ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, तो कांटेक्ट फोर्स की रिएक्शन भी होगी। अब मेरे बेटा ये कांटेक्ट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ये दोनों के बीच में मैंने गैप दिखाया हुआ है, असल में गैप नहीं है, ये इस तरह से रखे हुए हैं। मैंने इधर से धक्का मारा, अगले वाला भी फिसल लिया, तो चलेंगे ये दोनों। ये गैप दिखाना इसलिए जरूरी था जिससे फोर्सेस को समझा सकूं। तो हुआ क्या है, मैंने ये दिखाया कि 2 मास रखे हुए हैं, एक ये 10 kg, एक ये 5 kg। यहां से फोर्स लगा तो मैंने गैप में दिखाया कि इसने जाके इस पे टक्कर मारी, जितने फोर्स से मारी वो इसे आगे धक्का देगा, लेकिन एक्शन रिएक्शन से ये इसे पीछे भी धक्का देगा। इसका मतलब FC जो है वो एक इस पे लगेगा जो आगे धक्का देगा, और एक रिएक्शन लगेगी जो इसे स्लो करेगा। याद रखो, कांटेक्ट फोर्स 5 kg को चलाएगा, लेकिन कांटेक्ट फोर्स 10 kg को स्लो करेगा। तुम सोच के देखो, यदि ये 5 kg हटा दूं तो ये 10 kg वाला तेजी से चलेगा, 5 kg रख दूं तो धीरे चलेगा। तो कौन सा फोर्स 10 kg को स्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो 10 kg को स्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कांटेक्ट फोर्स, लेकिन 5 kg को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कांटेक्ट फोर्स। 5 kg चलता ही नहीं यदि कांटेक्ट फोर्स नहीं होता। अब इक्वेशन पहले सिर्फ इसकी इक्वेशन बनाइए, तो जवाब है इसे आगे ले जा रहा है कांटेक्ट फोर्स, और कोई नहीं। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास है 5, एक्सेलरेशन है a। अब इसकी इक्वेशन बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। इसे आगे ले जा रहा है 30, रोक रहा है कांटेक्ट फोर्स, फिर भी ये जा रहा है, यानी बेटा 30 इज ग्रेटर देन कांटेक्ट फोर्स। बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो कौन सा फोर्स इसे आगे लेकर के जा रहा है? 30। कौन सा इसे रोक रहा है? कांटेक्ट फोर्स। तो 30 माइनस कांटेक्ट फोर्स इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है एम ए यानी कि 10A। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो 30 इज इक्वल टू 15A, A इज इक्वल टू 2। A को किसी भी एक में रख दो तो कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, तो मेरा बेटा A को फर्स्ट में ही रख दो, 2 2 5 10, तो 10 न्यूटन आ गया। अब शॉर्टकट लो, मैं जिनके शॉर्टकट पॉसिबल है उनके शॉर्टकट भी बताऊंगा।
रिस्पॉन्सिबल है 5 को या दोनों को? यदि मैं 30 ना लगाता, क्या कोई सा भी चलता? कोई सा भी चल रहा है तो मेरे 30 के कारण चल रहा है। तो मेरे 30 न्यूटन ने किस फोर्स, मैं इन दोनों को एक बॉडी मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो 10 और 5 15 केजी को चला रहा है 30 न्यूटन। यदि 15 केजी को चला रहा है 30 न्यूटन तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। 30 ने 15 को चलाया तो एक्सेलरेशन 2। आगे बात। अब ये जो मेरा कांटेक्ट फोर्स है वो उसका सुनो, जब ये फोर्स लगा तो इसने आगे जाके इस पे टक्कर मारी, कांटेक्ट फोर्स। इसे चलाने के लिए जिम्मेदार कांटेक्ट फोर्स है। 5 केजी को कौन चला रहा है? कांटेक्ट फोर्स। तो मेरे बेटा कांटेक्ट फोर्स 5 केजी को चला रहा है तो 5A, ए की वैल्यू 2 रख दो, 10 आ गई। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं शॉर्टकट मेथड से, और लॉन्ग से भी कर दूंगा। ये है 10 केजी, 3 केजी, 2 केजी, मैंने लगाया 50 न्यूटन फोर्स, ये आगे जाके टकराया, इसने 3 केजी पे लगाया कांटेक्ट फोर्स, 3 आगे जाके 2 पे टकराया, उसने लगाया कांटेक्ट फोर्स, यानी 10 ने 3 पे टक्कर मारी, पहला कांटेक्ट फोर्स, 3 ने 2 पे टक्कर मारी, दूसरा कांटेक्ट फोर्स। इन कांटेक्ट फोर्सेस को मैं नाम दे देता हूं। पहला कांटेक्ट फोर्स, थोड़ा बड़ा बना दूं, मोबाइल उसमें नहीं आ रहा होगा कैमरे में। ये 10 केजी, 3 केजी और 2 केजी मैंने लगाया बेटा 30 न्यूटन। मेरा फोर्स 3 से जाके टकराया तो कांटेक्ट फोर्स F1। 3 न्यू केजी 2 केजी से टकराया, कांटेक्ट फोर्स लगेगा F2। फोर्स कितने मास को चला रहा है? 30 न्यूटन कितने केजी को चला रहा है? 15। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले अटेंशन में बैठो बेटा, लेजीनेस नहीं बिल्कुल भी। तुम समझ नहीं सकते, इतना मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं। चाहता तो एक मैसेज डालता कि छुट्टी रहेगी, लेकिन बेटा मैं उससे बहुत दूर रहता हूं जब तक बड़ी मजबूरी ना हो। तो आप लोग तो बेटा अच्छे हष्ट पुष्ट लोग हो, तो आप लोगों को तो और ज्यादा एनर्जेटिक रहना चाहिए। तो बेटा बताओ एक्सेलरेशन क्या आया? दोबारा समझाना है या बता दिया? कितना आया? थ्री, ये जो F1 है कांटेक्ट फोर्स, ये 3 केजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या 3 और 2 दोनों के लिए? भाई ये फोर्स तीनों को चला रहा था। F1 कौन से दोनों को? 3 और 2 को। तो F1 इज इक्वल टू 5A। F1 इज इक्वल टू, और A कितना है बेटा? तो कितना आ गया? 10। अब बेटा F2 पर आ जाओ। F2 किसे चलाएगा? 2 केजी को। F2 चलाएगा 2 केजी को, तो F2 इज इक्वल टू 2A, 4 न्यूटन। तो क्या क्या आंसर आया? F1 10 न्यूटन, F2 4 न्यूटन। अब आप कहोगे सर एग्जाम में आ गया तो लिखेंगे कैसे? कम से कम एक न्यूमेरिकल पूरा तो करवा दो। मैं इसको अब पूरा तरीका बता रहा हूं रियल में। ये कंपटीशन के मेथड होते हैं दिमाग में सॉल्व करने के, 11th में सॉल्व करने का तरीका। अब सुनो, फिर उसके बाद आएगा स्यूडो फोर्स। इक्वेशन बना के, मेरे बेटा ये है 10 केजी, यहां पर है 3 केजी, यहां पर है 2 केजी। मैंने गैप बना बना के बनाया है जिससे आपको दिखाई दे। मैंने इसको पर फोर्स लगाया यहां से 30 न्यूटन, इसने जाकर के इस पे चोट मारी और फोर्स लगाया F1। एक्शन रिएक्शन से इसने इस पर लगा दिया F1। रिएक्शन भी तो लगी होगी, शॉर्टकट में हम रिएक्शन देखते ही नहीं, हम तो बस ये देखते हैं कितने को ले जा रहा है। अब ये बताओ, जब 3 केजी ने 2 पर टक्कर मारी होगी तो फोर्स लगा कांटेक्ट फोर्स F2, इसने रिएक्शन लगाई होगी F2। अब ये सारे के सारे चल पड़े। पहले वाले को चलाने के लिए जिम्मेदार, अब आप ही बता दो, 30 चला रहा है या F1 चला रहा है, या दोनों का डिफरेंस? अब शॉर्टकट नहीं है, इस बॉडी पे लगने वाले दोनों फोर्स देखो, आगे ले जाने वाला, रोकने वाला। तो क्या लिखूं? 30 माइनस F1 इज इक्वल टू 10A।
आंसर वही आएगा, चिंता मत करो, वो शॉर्टकट है, वो एक तरह से देखा जाए लिखने लायक मेथड नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है, एग्जाम में टाइम एकदम बचा देता है। तो मुझे बताओ बेटा 30 माइनस F1 इज इक्वल टू 10 है। इस वाले को कौन आगे ले जा रहा है? F1। रोक कौन रहा है? F2। तो क्या नेट फोर्स हुआ? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 3 है। तीसरी इक्वेशन आप खुद बोल दो, इसे आगे कौन ले जा रहा है? रोकने वाला कोई नहीं, तो F2 इज इक्वल टू, जरा तीनों को ऐड करना, माइनस F1 प्लस F1 माइनस F2 प्लस F2 सब कट गए, 30 इज इक्वल टू 15 है। ए कितना आ गया बेटा? वही आया जो पहले आया था। ए कितना आ गया? 2। अब ए की वैल्यू किसी भी एक में रखो और F1 निकालो। यदि ए को फर्स्ट में रख दूं 2, 20, 30 माइनस F1 इज इक्वल टू 20, तो F1 इज 10। मेरा यहां पर भी 10 आया था। ए की वैल्यू लास्ट में रख दो 2, 4, यहां भी 4 आया था। एग्जाम में लिखने का मेथड ये है और टिक मार्क करने वाला मेथड ये है। तो प्रैक्टिस तो इस वाले की करनी है, लेकिन दिमाग में वो भी किसी कोने में याद रखना है कि ये भी तरीका है। अब एक लास्ट इस कैटेगरी का बता करके फिर मैं लिफ्ट पे आ जाऊंगा, स्यूडो फोर्स पे आ जाऊंगा। करवाऊंगा क्या? ओरली पूछूंगा। मेरे बेटा ये हमारा 3 kg, 3 kg, 2 kg, 2 kg शॉर्टकट मेथड से बताना है। पहले कुछ नहीं लिखा जाना, मैंने इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाया। जब शॉर्टकट करते हैं तो रिएक्शंस नहीं बनाते। तुम नोटिस करो, 2 शॉर्टकट करके बताया, उसमें किसी में रिएक्शन नहीं बनाई। तो 20 न्यूटन लगाया, इसने कांटेक्ट फोर्स F1 लगाया, इसने कांटेक्ट फोर्स F2 लगाया, इसने कांटेक्ट फोर्स F3 लगाया। अब मेरे बेटा देखता हूं समझ में आया कि नहीं आया। मैंने जो इतनी बार बताया कितना दिमाग में आपने घुसाया। तो मेरे बताओ ये 20 किसको चलाने के, अब शॉर्टकट के तरीके से सोचो, 20 किसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चारों को। कितने मास को? 20 इज इक्वल टू 10 तो ए कितना आ गया? 2। डायरेक्ट आंसर। F1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तीनों के लिए। किन के लिए? 3 to 5 और 2। तो F1 इज इक्वल टू 7 है। शॉर्टकट बुक्स में नहीं मिलेंगे। 14 न्यूटन डायरेक्ट आंसर है। बुक्स में ये मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे। ये जो 3 दिन की तिकड़ी हुई है ना 3 लेक्चर की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे कंसेप्ट सुधारने के लिए। फ्रिक्शन, टेंशन, ये वो, इनको बिल्कुल रिवाइज कर लेना, इसीलिए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग रखी है। तो मेरे बेटा ये आ गया F2 इज इक्वल टू F। नहीं, बस नीचे, हाथ नीचे। देख, भरोसा ही नहीं होता एक सच्चे सीधे सच्चे मास्टर पे कि कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब बेटा यहां तक आने के बाद आ गया समझ में? यार मुंह से बोल लिया कर, मुन्नी से हिला देगा, हाँ हो गया काम। इतना आलस भी किस काम का? अब इसे डिटेल मेथड से करते तो मैं सबकी रिएक्शन बनाता है। F1 की रिएक्शन, अब देख फिगर थोड़ी छोटी है, F1 की रिएक्शन F1 होती, F2 की रिएक्शन F2 होती, F3 की रिएक्शन F3 होती। जगह कम के कारण लिखा नहीं, ये F1 की रिएक्शन है तो F1 है। अब एक एक की क्वेश्चन बनती, इसे ले जाता 20, रोकता F1 यानी कि रिएक्शन। तो पहली इक्वेशन क्या होती बेटा? मतलब मेरे लिखने की तो जरूरत से बाहर हो गया ना। अब क्या इक्वेशन बनती? जब तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे तो ये वीडियो ले लेना, पूरे लेक्चर रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, 20 माइनस F1 इज इक्वल टू, खत्म। अब इसके बाद आ जाओ दूसरे पर। दूसरे को आगे ले जा रहा है F1, रोक रही है F2 की रिएक्शन। समझ में आ गया? आगे कौन ले जा रहा है बेटा? अब एक आध बच्चा उसमें से भी बोल दो बेटा, आगे कौन ले जा रहा है? F1। रोक कौन रहा है? F2. F2। तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? F1 minus F2 is equal to 3. इज इक्वल टू 3 है। बस ठीक है, समझ में आ गया कि आप लोग भी सुन रहे हो, समझ रहे हो। मेरे बेटा तीसरे वाले की तो अब मैं बोल भी नहीं रहा कौन सी रिएक्शन है, ये भी नहीं कहूंगा कि F3 रिएक्शन है। कोई बात नहीं, यहां ध्यान लगा, छोड़ उसे। बेटा यहां पर
आगे कौन धक्का दे रहा है? F2। रोक कौन रहा है? इक्वेशन बोल दो, इजिकल टू 2a, और लास्ट इक्वेशन बोल दो। तो मैं जहां तक समझता हूं चारों को ऐड करके a निकाल लोगे, फिर रख रखा के F1 F2 F3 सब निकाल लोगे। तो ये एक और कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई जिसमें कनेक्टेड मोशन बोलते हैं। इसे कहते हैं कनेक्टेड मोशन, जिसमें बहुत सारी डोरियों से बंधे हुए हैं मासेस। यहां पे डोरियों से नहीं बंधे हुए तो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है। और एक बात और, स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा, यदि आया तो वो गैप नहीं दिखाएंगे, वो सीधे टच में रख देंगे। बच्चे परेशान, ये कह दिया 5 और ये 2, और वो कह देंगे हम इसे 30 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं। तो आपको बीच में गैप समझना है कि ये 5 इस पर F1 फोर्स लगाएगा और F1 की रिएक्शन लगेगी F1, और जैसे आपने इन्हें सॉल्व किया, इन्हें भी कर लोगे। गैप दिखाया नहीं जाता जनरली, मैंने अलग अलग बॉडी दिखाने के लिए गैप दिखाया था, लेकिन गैप हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब आता है अगला फोर्स, स्यूडो फोर्स। पहले ये बताओ, स्यूडो फोर्स के बारे में कभी बात हुई आपके बैच में? नहीं, वो स्यूडो फोर्स का एक टाइप है। स्यूडो फोर्स मेरे बेटा, स्यूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स, जिसे कोई लगाता नहीं लेकिन महसूस सब करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल भी एक स्यूडो फोर्स था, लेकिन अब हम और तरह के स्यूडो फोर्स करेंगे। आप एक बाइक के पीछे बैठे हो, बाइक वाले ने अचानक बाइक तेजी से दौड़ा दी और आपको झटका लगा पीछे की तरफ। झटका सच में महसूस हुआ, जितने न्यूटन का झटका लगा वो स्यूडो फोर्स है। मान लो आपको 20 न्यूटन का फोर्स महसूस हुआ, तो आप कहोगे 20 न्यूटन इज ए स्यूडो फोर्स। क्या सच में किसी ने धक्का देके आपको गिराने की कोशिश की? असलियत में तो आप इनर्शिया के कारण झटका खाया, लेकिन फोर्स तो महसूस किया ना। जो फोर्स आपने महसूस किया, आपने गौर से देखो इसे, जो फोर्स आपने महसूस किया वही है स्यूडो फोर्स। क्लियर हो गया? स्यूडो फोर्स कोई लगाता नहीं है। अच्छा, स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। पहले 2 मिनट इस पे बात चल रही है। स्यूडो फोर्स, इसे तो हटा ही दूं, जगह बचा लेते हैं मेरे बेटा। PSEUDO, स्यूडो फोर्स, FORCE। बेटा स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। आप, और ये तभी लगता है आप जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठे हो। मैं जमीन पे खड़ा हूं, कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगने का। मैं बस की छत पे खड़ा हूं, टैलेंट देख बंदे का, कहां खड़ा हुआ हूं मैं? अचानक बस झटके से चल पड़ी, मुझे लगा स्यूडो फोर्स। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठना पड़ेगा, चाहे उसकी छत पर चाहे उसके अंदर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर होना पड़ेगा। मैं बस के अंदर बैठा हूं, बस ने ब्रेक मार दिया, मैं आगे गिरा तो इनर्शिया से, लेकिन फोर्स तो महसूस किया। जो फोर्स महसूस किया वो स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्सेस कोई लगाता नहीं है, हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। अच्छा आप ये बताओ, ये मान लो एक ठेला है, ठेला सब्जी का, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है M मास का। यदि ठेले को A एक्सेलरेशन से आगे खींचोगे तो बॉक्स झटका यानी कि फोर्स किधर महसूस करेगा? इसी की डायरेक्शन में, अपोजिट। ये MA फोर्स मोशन के अपोजिट महसूस करेगा, लगाएगा कोई नहीं लेकिन महसूस करेगा। स्यूडो फोर्स की खास बात यह है, लगाता कोई नहीं लेकिन हम सच में एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसके कारण मूव हो जाते हैं। कार अचानक चल दी तो झटका पीछे को सच में लगता है। स्यूडो फोर्स सच में मोशन कराने की काबिलियत रखते हैं, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। तो इस पर स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होगा मेरे बेटा। अब स्यूडो फोर्स पर जरा न्यूमेरिकल्स हम देखें, क्वेश्चंस देखें जो आपके 11th के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है लिफ्ट। मेरे बेटा जब हम लिफ्ट में बैठे होते हैं, लिफ्ट चलना शुरू करती है तो हमारा इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर वेट क्या है? मेरे बेटा वेट हम पे लगने वाला फोर्स है। अर्थ
आपको 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 सबको अपनी तरफ खींचती है, जितने फोर्स से खींचती है उसी को हम वेट कहते हैं। कई बच्चे सोचते हैं वेट और मास एक ही चीज है। स्पेस में जाकर के वेट जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां अर्थ का फोर्स नहीं पहुंच पाता, वहां नहीं पहुंच पाता, तो फोर्स जीरो हो जाता है। तो वेट और कुछ नहीं, हम पे लगने वाला फोर्स है जो हम महसूस करते हैं। पानी में जाके वेट कम लगता है, हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमारे पर दो फोर्स लगने लगते हैं, एक तो अर्थ का ग्रेविटी और वाटर का थ्रस्ट। उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ही हमें महसूस होता है। तो हमें ऐसा लगता है हल्के हो गए, हमारा वेट कम हो गया। जब पानी से बाहर आके तोलते हैं मशीन पे, उतना का उतना ही है। वेट फोर्स का दूसरा नाम है। हमारी दुनिया में हर चीज फोर्स महसूस बेटा एक्सेलरेशन है जी, तो अर्थ के ऊपर लगने वाला, अर्थ के कारण लगने वाला फोर्स है एम जी। इसी फोर्स को तो वेट कहा जाता है। जी है तो एक्सेलरेशन ही। तो जैसे एफ इजिकल टू एम में, वैसे ही वेट इजिकल टू एम जी। अब मैं हूं एक लिफ्ट में, ये रही लिफ्ट, इसे अभी करेंगे शिफ्ट, पता लगाएंगे वेट, लैंग्वेज रखेंगे ठेठ। अब देखिए ये बॉडी है, लिफ्ट के अंदर बॉडी पर ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है mg। चाहे ये आदमी हो सकता है, पेंडुलम हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, कोई भी। तो वेट है mg, mg और mg। तो मेरे से कोई कहे इसका इफेक्टिव वेट क्या है, तो आप कहोगे mg। इसका भी इफेक्टिव वेट क्या है, तो आप कहेंगे mg। और इसका भी इफेक्टिव वेट क्या है, mg। अब ये हुआ, लिफ्ट अचानक ए एक्सेलरेशन से ऊपर भाग ली। जैसे ही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर चली, तुम्हें मालूम है बाइक लेफ्ट गई थी तो स्यूडो फोर्स राइट लगा, लिफ्ट ऊपर गई तो स्यूडो फोर्स, इस पर नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा एम में। तो इस बॉडी पर यदि ये कोई आदमी है तो इस आदमी को दो फोर्स महसूस होंगे, अकेला mg नहीं, mg और m में। और मैं इतनी देर से भौंक रहा हूं कि बेटा स्यूडो फोर्स भले ही नकली हो लेकिन महसूस सच में होते हैं। कुछ गलत बोल दिया? स्यूडो फोर्स असली होते हैं, लगते हैं, रियल में महसूस होते हैं। तो बताओ इस पर लगने वाला फोर्स अब mg हो गया या mg प्लस m में? जोर से बोलो भाई। ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई तो सारी मुझे ही करनी। आप लोगों को पहले, सबसे पहले एक्टिवेट करना है पढ़ने के लिए, फिर पढ़ाना है। ध्यान से सुनो, इधर डांट खा जाओगे, फिर गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। वैसे आखिरी बार याद नहीं कब आया था। मैंने आज तक घर में अपने बच्चों को नहीं डांटा, बचपन से इतने बड़े हो गए, कभी नहीं। मारने की तो दूर की बात, कभी नहीं डांटा। अब कई बच्चे मन में सोच रहे होगा, हाय घर की याद आ गई हमें अपने। तो ये हो गया mg प्लस ए। यस, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमारा वेट हो जाता है इफेक्टिव वेट mg प्लस ए। लिफ्ट जब एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चलती है तो हम महसूस करते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया। अब लिफ्ट नीचे जाने लगी विद एक्सेलरेशन ए। अब एक्सेलरेशन ए, अब बताओ लिफ्ट नीचे जाएगी तो स्यूडो फोर्स कहां को लगेगा, ऊपर। अब ये mg में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? देख 5-7 मिनट है, जोर जोर से बोल के बता दो, मैं भी खुश होके चला जाऊंगा। सब्ट्रैक्ट। तो mg माइनस एफ ए, तो ये फॉर्मूला है mg माइनस ए। तो मेरे बेटा जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो हमें अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे जाती है एक्सेलरेशन के साथ तो हमें वेट कम होता महसूस होता है। और वेट जब कम होता है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी हलचल सी होती है कि हमें हंसी आने लगती है तेज। आप लोग पता नहीं मैरी गो राउंड में, नहीं मैरी गो नहीं, जॉइंट व्हील में बैठे हो नहीं,
जब उसमें नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोई खास परेशानी नहीं होती, क्योंकि तब एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट बढ़ रहा है, और वेट बढ़ने से हमारी बॉडी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं, भाई साहब पूरे झूले में हल्ला ना बच जाए तो बात रही। ऊपर से नीचे आते समय, और जितना तेजी से नीचे आओगे उतने तेज हल्ला कटेगा, क्योंकि mg-a वेट में जितनी कमी होगी, वेट में जितना रिडक्शन होगा, उतना ही हम अजीब और गरीब महसूस करने लगते हैं, और उसकी रिएक्शन के लिए हाहुल्ला मच जाता है। तो बताओ, वेट बढ़ते समय स्पेशल रिएक्शंस आती हैं, कम होते समय? और जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा अजीब रिएक्शंस आएंगी, कोई हंसेगा, कोई चिल्लाएगा। इसीलिए स्पेसशिप में भेजने से पहले 1.5 साल ट्रेनिंग दी जाती है इस एस्ट्रोनॉट्स को। भाई साहब सोचो, तुम तो जरा सा वेट कम होने पे हाउल्ला मचा रहे हो, वहां तो वो 0 वेट में रहेंगे। यदि ऐसी रिएक्शन पूरे टाइम देते रहे, होलिया काम ये सब चल रहा है वहां पर। तो ये रिएक्शंस जो है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है पानी में ले जाके, गहराई में ले जाके, कि वो आदी हो जाए, उन्हें आदत पड़ जाए कम वेट की, और तब भेजते हैं स्पेसशिप में। नहीं समझ में आया? अब यहां पर एक बात आती है, मैंने एक बात पे जोर दे रहा हूं बार बार, कि लिफ्ट ऊपर जाए एक्सेलरेशन से तो वेट बढ़ जाता है, लिफ्ट नीचे आए एक्सेलरेशन से तो वेट कम हो जाता है। अब मैं इस चीज को दोबारा पूछूंगा, आप मुझे जवाब दो। लिफ्ट ऊपर जाए तो वेट, गलत बात। अब कहोगे अभी तो आपने तो पढ़ाया। मेरे बेटा, ऊपर जाए एक्सेलरेशन से, अब मान लो ऊपर जाए रिटार्डेशन से। जैसे जब आप लिफ्ट, ये तो फॉर्मूला हो गया ऊपर जाते समय का, लेकिन लिफ्ट में जब आप बैठते हो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। तो क्या लिफ्ट हमेशा स्पीड बढ़ाती रहती है? पहले आप लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट ने स्पीड बढ़ानी शुरू करी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्या ये बढ़ाती रहेगी? 5 से 10, 10 से 20, बाहर, छत फाड़ के बाहर? ऐसे थोड़ी होता है। लिफ्ट में तीनों काम होते हैं, रुकती भी है। पहले लिफ्ट स्पीड बढ़ाती है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। फिर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तब एक्सेलरेशन 0 होता है। और फिर लिफ्ट ब्रेक मारती है, तब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, यानी कि रिटार्डेशन होता है। तो आपको फॉर्मूला तो ये लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने का बिल्कुल मतलब नहीं कि वेट बढ़ेगा। ए की वैल्यू प्लस होगी तो बढ़ेगा, जब ए की वैल्यू माइनस होगी तो कम भी होगा, और ए 0 होगा तो सेम भी रहेगा। तो जो मैंने बोला था पहले, मैंने बोला था यदि लिफ्ट जाए एक्सेलरेशन से, यानी स्पीड बढ़ाते हुए, तो मेरी बात सही थी। अब मैंने फिर दोबारा जब बोला था कि लिफ्ट ऊपर जाए, मैंने ये नहीं कहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो फिर वो गलत हो गई। ऊपर जाते समय क्या वेट कम भी हो सकता है? तो जवाब है हाँ। अब बताओ, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ए की वैल्यू प्लस रखोगे, तो उस समय हमारा वेट राइज होगा या रिड्यूस होगा? राइज होगा। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, ए 0 होगा, तब हम रियल वेट महसूस करेंगे। और जब ब्रेक मारेगी लिफ्ट, रिटार्डेशन होगा, ए नेगेटिव होगा। तो फॉर्मूला भले ही mg प्लस ए होगा, लेकिन ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, जिसके कारण वेट लेस महसूस होगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अभी हो गया। अब यहां पर आ जाओ, वही बात, जो समझदार है वो तो यहां समझ गए। लिफ्ट नीचे जाती है तो भी तीनों काम होते हैं। लिफ्ट में बैठे, नीचे चले, तो पहले वो स्पीड बढ़ाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, 0 एक्सेलरेशन, और फिर ब्रेक मार करके रुक जाएगी, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन। यानी ए की वैल्यू प्लस भी होती है, 0 भी और माइनस भी। तो जब आप ए की वैल्यू प्लस रखोगे, तब तो वेट रिड्यूस होगा, mg-a। ए पॉजिटिव है, बाहर तो निगेटिव है, तो रिड्यूस होगा। लेकिन जब ए की वैल्यू निगेटिव होगी, भाई इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने पूरी जान लगा दी है कि एक लाइन क्लियर हो जाए।
वेट बढ़ा हुआ तो हमें ऊपर जाते समय भी लग सकता है और नीचे जाते समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि एक ही वैल्यू प्लस है या माइनस है या जीरो। और कांस्टेंट स्पीड से चले तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, फिर तो हमें एक ही वेट महसूस होगा। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? जीरो एक्सेलरेशन। क्या मतलब है कांस्टेंट स्पीड का, कांस्टेंट वेलोसिटी का? जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन से चलेगी तो भैया हमें वेट में कोई चेंज नहीं लगने का, हमें ऐसा लगेगा उसी में। अब आता है वेटलेसनेस। क्या हम अर्थ पर जीरो वेट के मजे ले सकते हैं स्पेसशिप वाले? तो जवाब है हाँ। एक जो भी कहे कि हमें वेटलेसनेस के मजे लेने हैं, उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कम से कम 100 फ्लोर 102 फ्लोर ऊंची हो, जैसे दुबई में बहुत बनी हुई है, उसमें ले जाओ, लिफ्ट में बिठाओ, उसका वेट है mg। जब लिफ्ट में बैठ जाए, ऊपर से केबल काट दो, लिफ्ट गिरेगी ए एक्सेलरेशन से, तो उसका वेट हो जाएगा mg-a। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, केबल काट दी तो लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से गिरेगी। लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से गिरेगी तो g-g जीरो, तब उसको जीरो वेट महसूस होगा। उसे ऐसा आनंद आएगा जैसे स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहा है। वो चाहे छत पे उल्टा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वेट ही तो हमें गिराता है। दीवारों पे चल लेगा मूवीज की तरह, छत पे खड़ा हो जाएगा, जमीन पे खड़ा हो जाएगा। तो जब तक वो एयर में रहेगा उसे महसूस होगी वेटलेसनेस, और जैसे ही जमीन पे टकराएगा वेटलेसनेस। आजकल ऐसे कई मतलब एयरक्राफ्ट हैं जो इसका मजा देते हैं। इंडिया में तो ऑब्वियसली नहीं है, यहां तो अच्छे खासे प्लेन भी नहीं, पायलट भी ऐसा नहीं करते। यूएस में स्पेशल ट्रिप्स होती हैं, वो तुम्हें एरोप्लेन में बहुत हाइट तक ले जाएंगे। बहुत हाइट पर ले जाने के बाद इंजन बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। यूट्यूब पे देखना, वेटलेसनेस महसूस कराते हैं और लाखों लाखों रुपए लेते हैं। स्पेस में काफी ऊंचाई पर, नॉर्मल एरोप्लेन तो 10-12 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, वो तुम्हें ले जाएंगे 30-35-40 किलोमीटर पर। वहां ले जाके कर देंगे इंजन बंद, फिर कुछ देर तक 5-10 मिनट तक वो एरोप्लेन बिल्कुल ऐसे गिरेगा, फ्री फॉल। उस समय अंदर के सारे पैसेंजर्स महसूस करेंगे वेटलेसनेस। स्पेसशिप का मजा, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, दीवारों से टकराएंगे, मतलब सब काम करेंगे। पानी का ग्लास उल्टा कर दो, पानी नहीं फैलेगा, ग्रेविटी नहीं है। फिर जब वो आ जाते हैं 10-11 किलोमीटर की हाइट पर, इंजन फिर स्टार्ट करते हैं और फिर उसे जमीन पर लैंड करा देते हैं। इंडिया वाले रिस्क इसलिए नहीं लेते, मान लो स्टार्ट ना हुआ तो। क्यों? अभी अब मैं खत्म कर रहा हूं, आज का टॉपिक तो हो गया। एक सबमरीन का तो तुम्हें पता ही चला होगा, टाइटैनिक दिखाने ले गई थी पैसेंजर्स को, 2-2 करोड़ रुपए लिए थे पैसेंजर्स को, एक पैसेंजर से 2 करोड़ रुपए। टाइटैनिक का टूर करवा रही थी 8 दिन का, मिसिंग है। चलने के 1.5 घंटे बाद ही उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, आज तक उसे ढूंढ नहीं पाए, सब गायब। तो भाई ऐसा है ना, पता चला एडवेंचर करने गए, अच्छा भाई बाय बाय, अब हम थोड़ी देर मजाक कर रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं।